हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी नॉलेज स्टडी पर। इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम जहाँ तक पढ़े थे उसी के आगे आज पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न है, हम लघुत्तरी क्वेश्चन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? लघुत्तरी प्रश्न। तो इसके उत्तर 200 शब्दों में देने होते हैं। प्रश्न है, वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर। वैदिक आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता, इन लोगों की संस्कृति के बीच में क्या अंतर था, देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वैदिक आर्यों के बारे में। वैदिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। क्या थी? ग्रामीण थी। वैदिक आर्य स्वर्ण, चांदी, ताम्र और लोहे से परिचित थे। उल्लेखनीय है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई थी। वैदिक आर्य बहुदेववाद के समर्थक थे, यानी बहुत सी देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। वैदिक आर्य बहुदेववाद के समर्थक थे। वैदिक आर्य यज्ञ करते थे। वे लिंग पूजा एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। अगला पॉइंट है, ऋग्वैदिक आर्यों का पालतू पशु क्या था? घोड़ा था। ऋग्वैदिक आर्य हाथी और व्याघ्र से परिचित नहीं थे। हाथी और व्याघ्र से परिचित नहीं थे। वैदिक आर्य युद्ध आदि में अपनी सुरक्षा हेतु कवच और सिर में शिरस्त्राण, यानी जो हेलमेट की तरह प्रयोग किया जाता है, उसका उपयोग करते थे। वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी। कैसी थी? मौखिक थी। वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था। परिवार पितृसत्तात्मक होता था। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे। सिंधु सभ्यता नगरीय थी। वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण, और सिंधु सभ्यता नगरीय थी। सिंधु सभ्यता के लोग पाषाण एवं कांसे से परिचित थे, लेकिन अभी लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में धर्म का स्वरूप अलौकिक था। सिंधु सभ्यता के लोग लिंग पूजा एवं मूर्ति पूजा के समर्थक थे। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे। ये हाथी और व्याघ्र से परिचित थे, और वैदिक सभ्यता के लोग हाथी और व्याघ्र से अपरिचित थे। अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता में इनके उपयोग का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता के लोगों की अपनी एक चित्रात्मक लिपि थी। क्या थी? चित्रात्मक लिपि। और वैदिक सभ्यता की जो शिक्षा व्यवस्था थी कैसी थी? मौखिक। और सिंधु सभ्यता की लोगों के पास एक लिपि मिली है। क्या थी? चित्रात्मक लिपि। लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु सभ्यता का समाज भी परिवार आधारित था। कैसा था? परिवार आधारित। हालांकि यहाँ परिवार मात्र सत्तात्मक था, और वैदिक सभ्यता में क्या था? पितृसत्तात्मक। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। वैदिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। वैदिक आर्य स्वर्ण, चांदी, ताम्र और लोहे से परिचित थे। उल्लेखनीय है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई थी। वैदिक आर्य बहुदेववाद के समर्थक थे। वैदिक आर्य यज्ञ करते थे। वे लिंग पूजा एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ऋग्वैदिक आर्यों का पालतू पशु घोड़ा था। ऋग्वैदिक आर्य हाथी और व्याघ्र से परिचित नहीं थे। वैदिक आर्य युद्ध आदि में अपनी सुरक्षा हेतु कवच और सिर में शिरस्त्राण का उपयोग करते थे। वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी। वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था। परिवार पितृसत्तात्मक होता था।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी। सिंधु सभ्यता के लोग पाषाण एवं कांसे से परिचित थे, लेकिन अभी लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में धर्म का स्वरूप ये लौकिक था। सिंधु सभ्यता के लोग लिंग पूजा एवं मूर्ति पूजा के समर्थक थे। सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे, ये हाथी और व्याघ्र से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता भी यानी इनके उपयोग यानी जो कवच और शस्त्रास्त्र था उसके साक्ष्य नहीं मिला है कि वो युद्ध में उसका उपयोग करते थे कि नहीं। सिंधु सभ्यता के लोगों की अपनी एक चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु सभ्यता का समाज भी परिवार आधारित था, हालांकि यहाँ परिवार मात्र सत्तात्मक था। अगला प्रश्न है आपका उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। इस काल में पशुपालन की जगह कृषि प्रथम पेशा बन गया था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ में विधेय माधव की कथा का भी उल्लेख मिलता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि आर्य संपूर्ण गंगा घाटी में कृषि करने लगे थे। इस काल में लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि विस्तार के साथ साथ फसलों की संख्या में भी वृद्धि हुई और धान प्रमुख फसल बन गई। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है उत्तर वैदिक काल में कृषि में विस्तार, शिल्पों में कुशलता, व्यापार एवं वाणिज्य में विस्तार के परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि हुई। इस काल के लोग 4 प्रकार के बर्तनों से परिचित थे। काले व लाल रंग मिश्रित मृदभांड, काले रंग के मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और लाल मृदभांड। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठिन का भी उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठिन श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल, रत्तिका तथा गुंजा आदि माप की भिन्न भिन्न इकाइयाँ थीं। निष्क जो ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण था, अब एक मुद्रा माना जाने लगा। व्यापार पर्ण द्वारा संपन्न होता था, अतः उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, परंतु सामान्य लेन देन में वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था। निष्क, शतमान, कृष्णल और पाद मुद्रा के प्रकार थे। उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। इस काल के साहित्य में पश्चिमी और पूर्वी दोनों प्रकार के समुद्रों का वर्णन है। वैदिक ग्रंथों में समुद्र यात्रा की भी चर्चा है, जिससे वाणिज्य एवं व्यापार का संकेत मिलता है। स्वर्ण एवं लोहे के अतिरिक्त इस युग के आर्टिन तांबा, चांदी और सीसा से भी परिचित हो चुके थे। धातु शिल्प उद्योग बन चुका था। इस युग में धातु गलाने का उद्योग बड़े पैमाने पर होता था। संभवतः तांबे को गलाकर विभिन्न प्रकार के उपकरण एवं वस्तुएं बनाई जाती थी। उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण उद्योग एक प्रमुख उद्योग था। कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। ऊन, राजसन का उल्लेख इस काल में मिलता है। सिक्के का अभी नियमित प्रचलन आरंभ नहीं हुआ था। तो ये रही उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति। इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी? इस काल में पशुपालन की जगह कृषि प्रथम पेशा बन गया। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ में विधेय माधव की कथा का भी उल्लेख मिलता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि आर्य संपूर्ण गंगा घाटी में कृषि करने लगे थे। इस काल में लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है।
लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि विस्तार के साथ साथ फसलों की संख्या में भी वृद्धि हुई और धान प्रमुख फसल बन गई। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। उत्तर वैदिक काल में कृषि विस्तार, शिल्पों में कुशलता, व्यापार एवं वाणिज्य में विस्तार के परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि हुई। इस काल के लोग 4 प्रकार के बर्तनों से परिचित थे: काले व लाल रंग मिश्रित मृदभांड, काले रंग के मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और लाल मृदभांड। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठिन का भी उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठिन श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। निष्क, शतमान, पाद, कृष्ण, रत्तिका तथा गुंजा आदि माप की भिन्न भिन्न इकाइयाँ थीं। निष्क, जो ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण था, अब एक मुद्रा माना जाने लगा। व्यापार पर्ण द्वारा संपन्न होता था, अतः उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, परंतु सामान्य लेन देन में वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था। निष्क, शतमान, कृष्णल और पाद मुद्रा के प्रकार थे। उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। इस काल के साहित्य में पश्चिमी और पूर्वी दोनों प्रकार के समुद्रों का वर्णन है। वैदिक ग्रंथों में समुद्र यात्रा की भी चर्चा है, जिससे वाणिज्य एवं व्यापार का संकेत मिलता है। स्वर्ण एवं लोहे के अतिरिक्त इस युग के आर्टिन तांबा, चांदी और सीसा से भी परिचित हो चुके थे। धातु शिल्प उद्योग बन चुका था। इस युग में धातु गलाने का उद्योग बड़े पैमाने पर होता था। संभवतः तांबे को गलाकर विभिन्न प्रकार के उपकरण एवं वस्तुएं बनाई जाती थीं। उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण उद्योग एक प्रमुख उद्योग था। कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। ऊन, राज, सन का उल्लेख इस काल में मिलता है। सिक्के का भी अभी नियमित प्रचलन आरंभ नहीं हुआ था। तो ये रही उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति। तो इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।